वर्ग 10 में पढ़ने वाले उन तमाम विद्यार्थियों को जो हिंदी विषय को पढ़ते हैं। आज हम देखेंगे हिंदी विषय के पाठ 6 में, जिसमें परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक होगा और यह पाठ 6 है। इस पाठ को लिखने के लिए रामविलास शर्मा जी के द्वारा यह पाठ लिखा गया है, या हम ऐसे कहें कि रामविलास शर्मा जी द्वारा इस पाठ की रचना की गई है। तो सबसे पहले हम इस पाठ को जानने से पहले रामविलास शर्मा जी के बारे में थोड़ी सी बातों को समझेंगे, और रामविलास शर्मा जी के बारे में कुछ बातों को यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा भी गया है। और ऐसे आप जानेंगे कि हिंदी आलोचना के रूप में या आलोचक के रूप में एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर की बात अगर हम करें तो ऐसे महत्वपूर्ण हस्ताक्षर के रूप में डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का जन्म की बात अगर हम देखते हैं तो जन्म की बात यहाँ उन्नाव जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, उस उन्नाव उत्तर प्रदेश में एक छोटे से गांव, वह छोटे से गांव का नाम आप देखेंगे कि वह ऊंच गांव के नाम से, ऊंच गांव मानी के नाम से जाना जाता है उस गांव को, जहां पे इनका जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। और इस तरह से रामविलास शर्मा जी जो है यह लखनऊ विश्वविद्यालय से 1932 ईस्वी में बीए जब फाइनल किए, और उसके बाद 1932 में बीए फाइनल किए, तो 1934 ईस्वी में यह अंग्रेजी साहित्य से एमए की परीक्षा इन्होंने दिया। और एमए करने के उपरांत इन्होंने क्या किया कि लखनऊ विश्वविद्यालय में यहाँ अंग्रेजी विभाग के वे जैसे 1938 तक वे शोध कार्य को करते रहे, और 1938 ईस्वी से लेकर 1943 ईस्वी के अवधि में, यानी 38 से लेकर 43 5 वर्षों तक, इस अवधि में वे आगरा के जो बलवंत राय मेहता कॉलेज था, यानी बलवंत राजपूत कॉलेज, तो बलवंत राजपूत कॉलेज में वो चले गए और 1971 ईस्वी तक यहाँ पे वे अध्यापन कार्य को करते रहे। बाद में आगरा विश्वविद्यालय में ही वे कुलपति के अनुरोध करने पर वहाँ के एम हिंदी संस्थान के वे निदेशक के रूप में भी उन्हें स्थान मिला, और वहीं पे वे अपने कार्य को सकुशल करते रहे। और 1974 ईस्वी में जब वहां से वे सेवानिवृत्त हुए, तो 1949 से लेकर 1953 ईस्वी तक वे यहाँ रामविलास जी भारतीय जो प्रशासनिक लेखक थे, यानी भारतीय जो प्रगतिशील लेखक की बात अगर हम करें कि भारतीय रामविलास जी भारतीय प्रगतिशील लेखक के रूप में, तो वहां लेखन संघ के वे महामंत्री के पद पर भी सुशोभित हुए। और ऐसे आप देखेंगे कि इनकी मृत्यु जो 30 मई 2000 ईस्वी को रामविलास शर्मा जी की मृत्यु हो गया, जो दिल्ली में ही हो गया। अतः हिंदी गद्य की तरफ अगर हम यहाँ ध्यान आकृष्ट कराते हैं आप सबका, तो हिंदी गद्य को रामविलास शर्मा का अगर कहा जाए तो एक ऐतिहासिक योगदान हम लोग के बीच में है। तर्क और तथ्यों के माध्यम से रामविलास शर्मा जी यहाँ भरी हुई साफ पारदर्शी भाषा को इन्होंने गद्य की एक विशेषता के रूप में उभारने का बेहद ही सफल प्रयास किया है। इस तरह से उन्हें भाषा विज्ञान विषयक के बारे में, परंपरागत दृष्टि को मार्क्सवाद की जो वैज्ञानिक दृष्टि होता है, इस वैज्ञानिक दृष्टि से उन्होंने विश्लेषित करने के साथ साथ तथा हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय भी रामविलास शर्मा जी को दिया जा सकता है। देशभक्ति की बात किया जाए, और यहाँ देशभक्ति के साथ जो मार्क्सवादी चेतना रामविलास शर्मा जी का एक केंद्र बिंदु के रूप में रहता है, उनकी लेखनी से जैसे आप देखेंगे कि वाल्मीकि और कालिदास से लेकर आप मुक्तिबोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन प्रगतिशील अगर प्रगतिवादी चेतना के आधार पर समझें तो इसमें कहीं कति यहाँ अतिशयोक्ति नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्होंने न केवल प्रगति विरोधी हिंदी आलोचना की कला का प्रयोग किया है, एवं साहित्य विषयक जो भ्रांतियां हैं इसको निवारण करने का भी श्रेय रामविलास शर्मा जी के माध्यम से बहुत बेहद ढंग से होता है। क्योंकि स्वयं प्रगतिवादी आलोचना के माध्यम से उत्पन्न जो अंतर विरोध होता है उसके उन्मूलन का गौरव भी रामविलास शर्मा जी को प्राप्त है। रामविलास शर्मा जी के माध्यम से हिंदी में जीवनी साहित्य को एक नया आयाम मिलने का काम भी हुआ है, कारण कि उन्हें निराला की जो साहित्य साधना है, इस साहित्य साधना जैसे पुस्तक पर जो साहित्य की बात आता है, तो ऐसे पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको इस पे प्राप्त हो चुका है। इनके द्वारा कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। इन रचनाओं में जैसे आप यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना की बात करें, भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात आप समझें, प्रेमचंद और उनका युग की बात समझें,
भाषा और समाज की बात समझे, महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात अगर समझते हैं, हिंदी नवजागरण की बात समझते हैं, भारत की भाषा संबंधी अगर समस्या की बात समझते हैं, नई कविता और अस्तित्ववाद की बात आप करें, भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद की बात करें, भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी के बारे में आप बात करें, चाहे विराम चिन्ह या बड़े भाई आदि के रूप में इनकी कुछ रचनाएं प्रकाशित हुए हैं। और इस पाठ के रूप में जो परंपरा और मूल्यांकन की बात अभी हम करेंगे, जो शीर्षक लिया गया है, तो पाठ के रूप में यहाँ रामविलास जी का प्रस्तुत जो निबंध है परंपरा का मूल्यांकन, यह निबंध इसी नाम की एक पुस्तक से या कहा जाए तो किंचित संपादन के साथ ही यह संकलित किया गया है। यह निबंध साहित्य के रूप में और समाज के रूप में और परंपरा के जो पारस्परिक संबंध है, इसी के सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रयोगों के साथ साथ जो मीमांसा आप देखेंगे तो सारी मीमांसाएं एक साथ करते हुए यहाँ रूपाकार ग्रहण करने का भी काम करता है। पुनः आप परंपरा के ज्ञान के बारे में समझें, इसके समझ के बारे में समझें, मूल्यांकन का विवेक जगाता या निबंध जो है साहित्य की सामाजिक जो विकास में क्रांतिकारी भूमिका को भी स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ता है, क्योंकि नई पीढ़ी में यह निबंध है परंपरा और आधुनिकता की जो युगानुकूल के नई समझ विकसित करने में एक सार्थक हस्तक्षेप भी करने का काम करता है। तो आइए हम इस प्रमुख शीर्षक परंपरा का मूल्यांकन के संबंध में कुछ बातों को समझते हैं कि रामविलास शर्मा जी इस शीर्षक के माध्यम से किन किन बातों को हम लोग के बीच में प्रस्तुत किए हुए। परंपरा का मूल्यांकन जो है, इसके संबंध में रामविलास शर्मा जी क्या बता रहे हैं, यह कहना चाहते हैं कि वैसे लोग, अर्थात जो लोग साहित्य के युग में एक तरह के परिवर्तन करने की बात सोच रखे हुए हैं, जो लकीर के फकीर बने हुए हैं या जो लकीर के फकीर नहीं है, जो रूढ़ियां तोड़कर, यानी जो भी रूढ़िवादी विचारधाराएं हैं वैसे रूढ़ियां को तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करने का काम करते हैं या ऐसी बात सोचते हैं, ऐसी चाह रखते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान अगर हम कहें तो यहाँ सबसे बेहद ही या सबसे ज्यादा जरूरी बन जाता है। कारण है कि जो लोग समाज के अंदर जो बुनियादी परिवर्तन है, इस परिवर्तन को करने के साथ साथ यहाँ वर्गहीन शोषण मुक्त अगर हम कहें समाज की वे रचना करने का प्रयास भी चाहते हैं, तो वे अपने सिद्धांत को ऐतिहासिक अगर भौतिकवाद के नाम से कहा जाए तो इसी नाम से वो पुकारने का काम भी करते हैं। जो लोग ऐसे महत्व ऐसे लोगों के महत्व के रूप में अगर कहा जाए कि ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए भी, जो इतिहास के भौतिकवाद के लिए एक इतिहास का ही होता है, वह आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का ही होता है, क्योंकि साहित्य की परंपरा के ज्ञान से ही जो होता है यहाँ प्रगतिशील विवेचना का विकास भी हम लोग के बीच में यह देखा जा सकता है। क्योंकि प्रगतिशील आलोचना के ज्ञान जो होता है, ऐसे ज्ञान के साहित्य की धारा बिल्कुल मोड़े जाने की काम की जा सकती है और नए तरह के जो प्रगतिशील साहित्य है, ऐसे साहित्यों का निर्माण भी निश्चित रूप से किया जा सकता है। फिर हम यहाँ प्रगतिशील आलोचना के हैं, किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन भी नहीं है, क्योंकि अगर हम इस बात को समझते हैं तो वह साहित्य की परंपरा का एक मूर्त ज्ञान समझेंगे, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं समझेंगे। और यह ज्ञान जो है उतना ही विकासमान कहा जा सकता है कि जितना कि साहित्य की परंपरा की बात करें उतना ही ज्यादा यह मूल्यवान आपका ज्ञान भी हो जाता है। साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए यदि सबसे पहले हम उस साहित्य के मूल को निर्धारित करने के काम करें, तो जो शोषक वर्ग है इसी के विरोध में जो श्रमिक जनता है उसके हित को प्रतिबिंबित करने का भी यह उजागर करता है। और इसके साथ साथ यदि हम यहाँ समझें तो हम वैसे ही साहित्य पर ध्यान भी देने का काम करते हैं जिसकी रचना का आधार जो होता है वह शोषित जनता का श्रम के रूप में होता है, और यह देखने का भी वे प्रयास भी करते हैं और वह वर्तमान काल के में जो जनता है वैसे जनता के लिए कहाँ तक उपयोगी होगा और उसका उपयोग जो होगा किस हद तक होगा। इसके अलावा यदि हम कहें तो यहाँ साहित्य सीधे शक्तिशाली जो वर्ग है ऐसे ही वर्गों के देखरेख में यह रचा भी गया है, और ऐसे ही वर्गों के रूप में अगर हम कहें उनके वर्ग हितों को प्रतिबिंबित करने का यह काम भी करता है, क्योंकि उसे ही अगर परख कर देखना चाहिए तो यह एक तरह का अभ्युदयशील वर्ग का साहित्य अगर कहा जाए तो ऐसे
हर आसमान वर्ग ही इसको कहा जा सकता है। तो ऐसे हर आसमान वर्ग का हम कह सकते हैं। हमें बिल्कुल यह बात याद रखना चाहिए कि जो पुराने समाज हैं, ऐसे समाज के वर्गों की रूपरेखा कभी भी आपको स्पष्ट नहीं दिखेगी। और जब स्पष्ट नहीं दिखेगी, जहां पूंजीवाद का यथेष्ट विकास हो गया है वो, और इसके साथ देखेंगे वहीं एक संभावना भी बनी होती है कि जो संपत्तिशाली लोग होते हैं और जो संपत्तिहीन वर्ग एक दूसरे के सामने पूरी तरह से एक दूसरे के विरोधी बनकर आमने सामने खड़े होते हैं। और पुराने साहित्य में अगर वर्ग हित की बात करें तो ऐसे वर्ग हित साफ साफ टकराते हुए आपके बीच में स्पष्ट होता है, और इसकी जो संभावना होती है यह बिल्कुल ही कम होती है। सभ्यता के जो विकास देखे हैं, सभ्यता के अनेक तत्वों को देखे हैं, तो वैसे सभ्यता के अनेक तत्वों के तरह साहित्य में भी ऐसे ही तत्व देखने के लिए आपको निश्चित मिलते हैं जो विरोधी वर्गों के काम में आपके बीच में आता है। आप यह भी देखें, इतिहास में पढ़े हैं, इतिहास के माध्यम से कि आग जलाकर खाना पकाना मानव सभ्यता का अगर सामान्य तत्व बन गया है। कल कारखानों में भाप और बिजली से चलने वाले जो मशीन है, ऐसे मशीनों का अगर उपयोग आप देखेंगे तो समाजवादी व्यवस्था में ही होता है। कारण है कि जो पूंजीवादी व्यवस्था अगर, और पूंजीवादी व्यवस्था में भी सभ्यता का हर स्तर जो है, आप वर्ग युद्ध नहीं देख सकते हैं, तो यहाँ वर्ग युद्ध नहीं होता है। अगर कहा जाए किसी तरह जो साहित्य है, साहित्य का हर स्तर जो है वह शक्तिशाली वर्गों के हितों से ही बंधा हुआ नहीं रहता है। कारण यह होता है कि साहित्य की इस व्यापकता को स्वीकार न करना बिल्कुल वैसे ही होता है जैसा समाजवादी व्यवस्था में बिजली का उपयोग न करने के जैसा होता है। क्योंकि यह जो अधिकार है, ऐसे अधिकार पूंजीवादी अगर समाज की बात किया जाए तो पूंजीवादी समाज में ही हुआ है, और उसका उपयोग भी पूंजीपतियों के अपने हित में ही होता है। साहित्य जो होता है, यह साहित्य मानव के साथ आप देखेंगे कि साहित्य मानव के संपूर्ण जीवन से बिल्कुल संबंधित होता है। और आर्थिक जीवन के अलावा अगर हम समझते हैं तो मनुष्य के प्राणी के रूप में भी अपना एक जीवन जो होता है वह यहाँ मनुष्य जो होता है ऐसे बिताने का काम करता है। साहित्य में उसकी बहुत बड़ी बड़ी आदिम भावनाएं यहाँ प्रतिफलित होते हुए आपको नजर आएगा। क्योंकि जो यहाँ प्राणी मात्र से ही जोड़ने का काम करता है, और इस बात को अगर हम बार बार कहने में किसी प्रकार का अगर कोई हानि नहीं है तो साहित्य विचारधारा मात्र ही नहीं है, बल्कि साहित्य जो है उसमें मनुष्य की इंद्रियों का बोध की बात आता है, उनकी भावनाओं की बात आता है, और ऐसे ही बातों से यह व्यंजित होते हुए भी नजर आता है। साहित्य का यह पक्ष जो है अगर कहा जाए तो अपेक्षापूर्ण, यह अस्थायी भी देखा जा सकता है। क्योंकि साहित्य के माध्यम से, साहित्य के विकास के माध्यम से जो प्रक्रियाएं होती है उसी तरह से संपन्न नहीं होती है जैसे समाज में। अगर हम सामाजिक विकास क्रम की बात करें, सामंती व्यवस्था की अपेक्षा अगर हम पूंजीवादी सभ्यता को और अधिक अगर हम प्रगतिशील कहने की बात कर सकते हैं। फिर यहाँ पूंजीवादी सभ्यता के मुकाबले हम समाजवादी की बात करते हैं, समाजवादी सभ्यता को समझते हैं। पुराने जैसे आप गांधी जी के चरखे की बात करें तो चरखे और करखे के मुकाबले अगर मशीनों के व्यवहार के श्रम में देखा गया कि जो करखे और चरखे थे तो वहां मजदूरों के जो श्रम थे, उस श्रम के अलावा आज के जो मशीनीकरण युग है इसमें क्या हुआ है कि इसमें आप देखेंगे कि श्रम की उत्पादकता बहुत बढ़ गई है। और जब श्रम की उत्पादकता बढ़ गई है तो यह भी एक संभव ही होता है कि अगर हम कहें कि आधुनिक सभ्यता का विकास, तो आधुनिक सभ्यता के विकास यहाँ कविता के विकास का विरोधी हो। और ऐसे ही अगर कहा जाए कि कवि स्वयं यहाँ बिकाऊ माल के रूप में बन रहा हो। व्यवहार में भी आपको ये देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि व्यवहार में भी यह देखा जाता है कि 19वीं शताब्दी के समय में और 20वीं शताब्दी के समय में कवि क्या भारत में क्या यूरोप में पुराने कवियों को घोटे जा रहे हैं, और कहीं देखें आप कि और कहीं उनके आसपास पहुंच जाते हैं तो अपने को वे बिल्कुल ही धन्य समझने शुरू कर देते हैं। कारण है कि ये जो तमाम कवि हैं, ऐसे कवि अपने पूर्ववर्ती कवियों की रचनाओं का मनन करने का भी काम करते हैं। वे अपने अनुकरण बिल्कुल नहीं करते हैं, और वैसे अनुकरण नहीं करते हैं, उनसे सीखते हैं और स्वयं नई परंपरा को जन्म देने का भी काम करते हैं। असमर्थता का यह सूचक होता है। अगर हम ऐसे समझें तो बिल्कुल असमर्थता का सूचक होता है। जो महान साहित्यकार हैं और जो महान साहित्यकारों के साथ उनकी कला की आवृत्ति भी नहीं होती है, यहाँ तक कि एक भाषा से दूसरी भाषा के अनुवाद करने पर उनका जो कलात्मक सौंदर्य होता है वह सौंदर्य ज्यों का त्यों नहीं बना रह पाता है। कारण है कि औद्योगिक उत्पादन और यहाँ कलात्मक सौंदर्य ज्यों का त्यों नहीं बना रहता है, और ऐसा
अगर औद्योगिक हम उत्पादन और कलात्मक उत्पादन में यह बहुत बड़ा अंतर भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि अमेरिका ने जब एटम बम बनाने का काम किया था, रूस ने भी इसे बनाया, पर शेक्सपियर के नाटक जो आप देखेंगे जैसे चीज का उत्पादन दोबारा इंग्लैंड में किसी ने नहीं किया। तो आप भली बात इस बात को समझ रहे हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात समझे, मनुष्य की चेतना की आर्थिक जो चेतना है, इस चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उनकी जो सापेक्ष स्वाधीनता है इसको स्वीकार भी करता है, और आर्थिक संबंधों से प्रभावित होना एक अलग बात होती है, और उनके द्वारा चेतना का निर्धारण होना भी एक तरह का अलग बात होता है। भौतिकवाद का अर्थ अगर आप समझेंगे तो ये भाग्यवाद नहीं होता है, क्योंकि सब कुछ जो परिस्थितियां होती है, परिस्थितियों के द्वारा अनिवार्यतः यह निर्धारित नहीं हो पाता है। यदि मनुष्य जो होता है ऐसे परिस्थितियों का यह नियामक भी नहीं है, तो परिस्थितियां जो होती है वह भी मनुष्य की नियामक नहीं है। दोनों का संबंध अगर देखा जाए तो यह द्वंद्वात्मक भी होता है। यही कारण है कि साहित्य जो होता है सापेक्ष रूप से स्वाधीन भी होता है, और गुलामी, जैसे गुलामी जो है अमेरिका में भी थी और गुलामी जो थी एथेंस में भी थी, किंतु एथेंस की सभ्यता ने पूरे यूरोप को प्रभावित करने का काम किया, और गुलामों ने अमेरिकी मामलों में मानव जो संस्कृति है उसको भी कुछ नहीं दिया। तो इस तरह से आप यहाँ यह बात भली भांति समझ पा रहे हैं कि यहाँ कि पूरे जो विश्व भर में आप देखेंगे कि सामंतवाद जो था पूरे विश्व भर में जब कायम रहा, सामंती दुनिया जो थी, ऐसे सामंती दुनिया के जो महान कविता है, वैसे कविता के अगर महान कविताओं के ही अगर हम कहें कि केंद्र के रूप में अगर देखा जाए तो भारत और एथेंस का नाम, आप भारत और ईरान का नाम देख सकते हैं। तो भारत और ईरान जो देश है, यहाँ पूंजीवादी विकास के जो यूरोप की बात अगर हम करें तो इसके तमाम जो देश हैं ऐसे देशों में हुआ। पर राफेल की आप बात करेंगे, लियोनार्डो दा विंची की बात करेंगे, और यहाँ माइकल एंजेलो की बात करेंगे, सब जो बातें अभी मैंने बताया सब इटली की देन है, और इटली के रूप में इसको हम समझ सकते हैं। यहाँ हम एक और यह भी देखते हैं, यह भी देखने के लिए मिलता है कि विशेष जो सामाजिक परिस्थितियां होती है, ऐसे सामाजिक परिस्थितियों में कला का विकास भी संभव होता है। दूसरी ओर हम यह भी देखते हैं कि जो सामाजिक यहाँ समान जो सामाजिक परिस्थितियां होती है, ऐसे परिस्थितियों के होने पर भी कला का समान विकास नहीं होता है। यहाँ हम साधारण प्रतिभाशाली जो मनुष्य है इसका भी एक अद्वितीय भूमिका को हम निश्चित रूप से पाते हैं। फिर जो साहित्य के निर्माण की प्रक्रिया की बात करें तो ऐसे साहित्य के निर्माण में जो प्रतिभाशाली मनुष्य होते हैं, वैसे मनुष्य की भूमिका भी निर्णायक रूप से समझी जा सकती है। पुनः इसका अर्थ यह भी नहीं होता है कि मनुष्य जो करते हैं वह सब अच्छा ही होता है। मानव का किया हुआ सभी कर्म अच्छा ही होगा, क्योंकि यह श्रेष्ठ अगर हम कृतित्व की दोष ही देते हैं तो कला का पूर्णतः निर्दोष होना भी एक दोषी हम कह सकते हैं। इसके साथ हम समझेंगे कि ऐसी कला निर्जीव ही होती है, क्योंकि इसलिए जो प्रतिभाशाली यहाँ मनुष्य का अद्वितीय उपलब्धियों के बाद कुछ अगर हम समझे इस बात को तो कुछ नया और उल्लेखनीय करने के सबसे ज्यादा व्यक्ति जो होता है यहाँ पूजा की निंदा करते हैं। वे सबसे ज्यादा व्यक्ति पूजा का भी प्रचार भी करते हैं। यदि कोई भी साहित्यकार आलोचना से परे नहीं है तो राजनीतिज्ञ यह दावा भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि जो साहित्य होता है, साहित्य के मूल्य की बात समझें तो ऐसे मूल्य जो राजनीतिक मूल्यों की अपेक्षा अधिक अस्थायी होते हैं। अंग्रेज कवि अगर टेनिसन की हम बात करते हैं, इन्होंने लैटिन कवि वर्जिल पर एक बहुत बड़ी कविता भी लिखने का काम किया था, और इस कविता के माध्यम से इसमें स्वयं उन्होंने कहा भी था कि रोमन साम्राज्य का जो सैंधव यहाँ रोमन साम्राज्य का जो अगर कहा जाए तो इस तरह से वैभव भी समाप्त हो गया, पर वर्जिल के काव्य सागर जो है इसकी ध्वनि तरंगे हमें आज भी सुनाई देने का काम करती है। इसके साथ साथ यदि हमें समझते हैं कि और हृदय को आनंद विहल भी कर देती है, और कह सकते हैं कुल मिलाकर कि जब ब्रिटिश साम्राज्य का कोई नाम लेवा और यहाँ पे जो पानी देवा न रह जाएगा, तो वैसे स्थिति में तब शेक्सपियर की बात करें, मिल्टन की बात करें, शैली जो है यहाँ विश्व संस्कृति के आकाश में वैसे ही जगमगाते हुए नजर आएंगे जैसे, और उनके प्रकाश पहले की अपेक्षा यहाँ करोड़ों नई आंखें देखने का काम करेगी। साहित्य के विकास में प्रतिभाशाली जो मनुष्य हैं, ऐसे मनुष्यों की तरह जो जन समुदाय के रूप में है, और जो जातियों का विशेष भूमिका होती है, वे कौन
नहीं जान सकते हैं, या कौन नहीं जानते हैं कि यूरोप जो है, यूरोप के जो सांस्कृतिक विकास में जो भूमिका प्राचीन यूनानियों की रही है वो अन्य जाति की नहीं रही है। जन समुदाय जब एक तरह से व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में प्रवेश कर जाता है तब उनकी जो अस्मिता हो जाती है वह स्वतः ही नष्ट हो जाती है। और यहाँ अस्मिता नष्ट होने के बाद प्राचीन यूनान जो होता है अनेक जो गण समाजों में यह बटा हुआ था, तो आधुनिक यूनान एक राष्ट्र होता है। या आधुनिक यूनान अपनी प्राचीन संस्कृति से अपने एकात्मक जो सरकार है, एकात्मक जो स्वीकार होता है, इसे स्वीकार करता है या नहीं। अगर हम 19वीं सदी की बात को समझे, सेली और यहाँ वायरन ने जो अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले जो यूनानी थे, ऐसे यूनानियों की ऐसी एकात्मक पहचानने में बड़ा परिश्रम, अगर देखा जाए तो ऐसे बड़ा परिश्रम भी करने का काम किया था। भारतीय जो स्वाधीनता आंदोलन है, ऐसे आंदोलन के दौरान भी इस देश में इसी तरह की जो अपनी एक तरह की कहा जाए कि अपनी एकात्मकता पहचानने का भी काम किया था। पुनः हम यहाँ इस बात की जिक्र करेंगे, अपनी पुरानी जो अस्मिता है इसको कायम भी रखता है। जो तत्व यहाँ पे जो तत्व है मानव समुदाय को एक जाति के रूप में अगर हमें समझते हैं तो संगठित करने का भी काम करता है। उनमें इतिहास और संस्कृति परंपरा के आधार पर भी यह निर्मित यह अस्मिता का भी यहाँ ज्ञान जो है अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। बंगाल विभाजित जब हुआ, किंतु जब तक पूर्वी और पश्चिमी हम यहाँ बंगाल के लोगों की बात करें कि पूर्वी और पश्चिमी जो बंगाल के लोग हैं अपने साहित्यिक परंपरा का वह ज्ञान रहेगा, तब तक उन लोगों के अंदर अगर कहा जाए कि बांग्ला जाति संस्कृति के रूप में भी आपकी अभिभाजित रहेगी। इसमें किसी तरह का विभाजन होने की प्रक्रिया नहीं देखी जा सकती है। विभाजित जो बंगाल है, इस बंगाल से विभाजित पंजाब की अगर तुलना करने की आप काम करिए तो ऐसे जब पंजाब की तुलना करेंगे तो आपको भली भांति ज्ञात हो जाएगा या आप यह प्राप्त कर सकते हैं कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान कहाँ ज्यादा है और कहाँ पे आपको परंपरा का ज्ञान कम मिलेगा। इसके साथ और कम इस जो न्यूनाधिक ज्ञान के सामाजिक परिणाम आगे क्या होगा। एक भाषा बोलने वाले जो लोग हैं, ऐसे बोलने वाले जाति की तरह अनेक तरह की भाषाएं जो बोलने वाले राष्ट्र को भी अस्मिता निश्चित होती है। संसार में इस समय अगर हम देखें तो अनेक राष्ट्र जो है बहुजातीय व्यवस्था में जी रहे हैं, अनेक भाषा भाषी राष्ट्र हैं। जिस समय राष्ट्र के सभी तत्वों में पर मुसीबत आती है तो वहां क्या होता है कि तब यहाँ उन्हें सभी अपने राष्ट्रीय अस्मिता का ज्ञान जो होता है बहुत अच्छी तरह से सबको पता होता है। और इस तरह से जिस तरह हिटलर ने सोवियत संघ के साथ यहाँ आक्रमण किया था और उस पर एक राष्ट्रीय अस्मिता जैसे जनता के जो स्वाधीनता संग्राम का समर्थक प्रेरक के रूप में वह एक शक्ति बन चुका था। साथ साथ सोवियत संघ में आप देखेंगे, सोवियत संघ के लोग हिटलर विरोधी जो संग्राम है उसको उचित ही महान जैसे राष्ट्रीय अथवा अगर ऐसे भी कहा जाए कि उसे देशभक्तिपूर्ण संग्राम के रूप में सभी लोगों ने लेने का काम किया था। इसी युद्ध के दौरान खास तौर से रूसी जाति जो है वह बार बार अपने जो साहित्य परंपरा है, साहित्य परंपरा का भी स्मरण करते हुए वह नजर आया था। और इसके साथ साथ सोवियत समाज जरशाही ऐसे रूस में समाज से जो भिन्न है, समाज जो है समाज व्यवस्था और व्यवस्था के विचार से इतिहास का प्रभाव भी विभिन्न समाज पे यहाँ पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार के रूप में अगर हम समझें और रूसी जाति की अस्मिता की बात अगर हम करते हैं, इसको सुदृढ़ और पुष्ट करने वाले महान साहित्यकार के रूप में, तो यहाँ समाजवादी जो है समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर जातीय अस्मिता जो होती है वह खंडित नहीं होती है बल्कि वह पुष्ट और ज्यादा हो जाती है। इसके साथ फिर हम यह समझते हैं कि सोवियत संघ में आप बहुजातीय और बहुजातीय राष्ट्रीयता के साथ साथ जब आप देखेंगे इसे कि बहुजातीय राष्ट्रीयता का पुनर्जन्म भी हुआ और यह अगर कहा जाए तो राष्ट्रीयता अब एक सामाजिक शक्ति भी हो जाती है। जैसे कि अगर हम कहें कि 1917 से पहले यह नहीं थी और इसे देखने के लिए नहीं मिला था। जारशाही पूंजीपति वर्ग को प्रशासन करने का काम करते थे और जैसे और बहुत से साम्राज्य होते थे वैसे ही यह एक साम्राज्य भी था। और 1917 ईस्वी में जब क्रांति हुआ था तो इस क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जो जातियां थी वो आपसी जो संघर्ष था, आपसी जो संबंध था, ऐसे संबंधों के माध्यम से बहुत बड़ा परिवर्तन उनके अंदर देखने के लिए मिला। बहुत सी जातियां जो थी सोवियत संघ में भी शामिल नहीं हुई, वह सोवियत संघ से अलग हो गई। कुछ विलंब से हुई दूसरे महायुद्ध में, या दूसरे महायुद्ध से कुछ ऐसे भी पहले भी हम देखेंगे अन्य जातियां उसमें भी शामिल हुई। सोवियत संघ में
आज जितनी जातियां शामिल हुई है, जितनी जातियां सोवियत संघ में है, वो सभी जातियों के बारे में यदि हम समझते हैं, उसका वैसा मिला जुला राष्ट्रीय इतिहास भी नहीं है। और जब वह पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप दो अगर यूरोपों को अलग अलग नाम से जानती है और उसके लिए एक तरह का आम बात हो जाता है, तो संसार का कोई भी देश जो होता है बहुराष्ट्रीय हैसियत से इतिहास को ध्यान में रखे तो भारत का मुकाबला वह नहीं कर सकता है। यहाँ राष्ट्रीयता एक जाति द्वारा ही दूसरी जाति पर राजनीतिक प्रभुत्व कायम करके स्थापित हुई है। यह मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो संस्कृति और इतिहास की भी देन है, क्योंकि इस संस्कृति के जो निर्माण है, इस निर्माण में इस देश में कवियों का सर्वोच्च स्थान पहले से भी रहा है। और इस देश की जो संस्कृति है, इस संस्कृति से जैसे हम रामायण की बात करें, फिर महाभारत की बात करें और इसी को अलग हम कर देते हैं, तो भारतीय जो साहित्य है, इस साहित्य की अंतर्दृष्टि की एकता जो होती है यहाँ पे निश्चित रूप से टूट जाएगी। किसी भी बहुजातीय राष्ट्र में या बहुजातीय राष्ट्र के जो सामाजिक विकास है, इसके कवियों की ऐसी निर्णायक भूमिका भी रही होगी। और जैसे ही इस देश में व्यास और वाल्मीकि की बात करें, तो व्यास और वाल्मीकि के साथ साथ जब हम समझते हैं, इसलिए किसी भी देश के लिए अगर हम कहें तो साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन उतना जरूरी नहीं होता है जितना अपने देश भारतवर्ष के लिए जरूरी होता है। पुनः यदि हम समाजवादी व्यवस्था की बात करते हैं, इसके समाजवादी व्यवस्था में कायम होने पर जैसे जब शाही रूस नवीन राष्ट्र के रूप में पुनर्गठित हो सकते हैं, तो भारत में अगर हम ये समझते हैं तो भारत में समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर यहाँ की जो राष्ट्रीय अस्मिता है पहले से ही कितना पुष्ट होगी, कितना हष्टपुष्ट होगी, इसकी कल्पना भी की जा सकती है। पुनः वास्तव में अगर हम समाजवाद हमारी जो राष्ट्रीय आवश्यकता बन जाती है या राष्ट्रीय आवश्यकता भी है, तो यहाँ पूंजीवादी व्यवस्था में शक्ति का इतना अपव्यय तो होता ही है और अपव्यय होने के साथ साथ उसका कोई हिसाब नहीं होता है। देश के अगर साधनों का सबसे अच्छा उपयोग होता है तो यहाँ समाजवादी व्यवस्था में ही यह संभव होता है। अनेक छोटे बड़े जो राष्ट्र होते हैं, ऐसे राष्ट्र जो भारत से ज्यादा पिछड़े हुए थे और पुराने समय में देखेंगे कि जो बहुत पिछड़े हुए थे, समाजवादी व्यवस्था जैसे ही वहां पे कायम करने के बाद पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा शक्तिशाली भी हो गए हैं। इसी आधार पर उनकी जो प्रगति की बात करें आप, तो प्रगति के रूप में प्रगति की जो रफ्तार है, इस रफ्तार में किसी भी पूंजीवादी देश की अपेक्षा वह तेज भी है। इस तरह से भारत का राष्ट्रीय जो क्षमता है, इसका पूर्ण विकास समाजवादी व्यवस्था में भी संभव हो पाता है। और साहित्य की जो परंपरा है, इस परंपरा का पूर्ण ज्ञान अगर हम कहें तो यहाँ समाजवादी व्यवस्था में ही संभव हो पाता है, क्योंकि समाजवादी संस्कृति पुरानी संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती है, वह उसे आत्मसात करके अलग बढ़ाने का काम करती है। अभी हमारे देश की जो निरक्षर निर्धन और जनता जैसे नए और पुराने साहित्य की महान उपलब्धियों के ज्ञान से वे बिल्कुल वंचित होते हैं। जब वो साक्षर होगी तो साहित्य पढ़ने का उसे अवकाश भी होगा और इस तरह से सुविधाएं भी होगी। तब यहाँ व्यास और वाल्मीकि ने करोड़ों नए नाटक रचे होंगे और वे अनुवाद में ही नहीं बल्कि उन्हें संस्कृत में भी पढ़ेंगे। और तब तक इस देश में इतने बड़े पैमाने पर जो सांस्कृतिक आदान प्रदान की बात करेंगे तो इतनी सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा कि सुब्रमण्यम भारती की जो कविताएं हैं, वैसी कविताएं मूल भाषा में भी उत्तर भारत के लोग पढ़ेंगे। और रविन्द्रनाथ टैगोर की अगर हम देखें तो इनकी रचनाएं जो मूल भाषा में तमिलनाडु के लोग भी पढ़ने का काम करेंगे। पुनः यहाँ की जो विभिन्न भाषाएं हैं, ऐसे भाषाओं में लिखा हुआ साहित्य जो होगा वह जातीय सीमाएं लांघकर सारे देश की संपत्ति बनने का काम करेगा। जिस भाषा के बोलने वाले अधिकतर निरक्षर होते हैं और अपने साहित्यकारों को बहुत से अगर कहा जाए कि बहुत नाम सुनते भी हैं, तो वे इनकी रचना पढ़ने का काम करेंगे ही। और तब अंग्रेजी भाषा अपना प्रभुत्व जमाने की भाषा न होकर वास्तव में कहा जाए तो ज्ञान अर्जन की एक भाषा रह जाएगी। और ऐसे ही अगर हम कहें कि हम केवल अंग्रेजी नहीं, यूरोप की नई अनेक भाषाओं के साहित्य का अध्ययन करेंगे और एशिया की भाषा के साहित्य से हमारा जो परिचय होगा वह काफी ही गहरा होगा। तब मानव संस्कृति की विशद धारा में भारतीय साहित्य की जो गौरवशाली परंपरा है, इसका नवीन योगदान भी हम लोग के समाज में देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह से हम लोगों का यह पाठ समाप्त हुआ। पुनः इसके जो प्रश्न और उत्तर है, इसको देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी मेरा अब वीडियो अपलोड होते रहेगा उसका नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको जानकारियां हासिल होते रहेगा। और जो आपके वर्ग व्यवस्था के लिए है, आप सब्सक्राइब कर लिए रहेंगे तो आपको पुराने जो
मेरे अपलोड वीडियोज है उससे भी आप संबंध जोड़ सकते हैं, आप उसे आसानी से देख सकते हैं। तो आज का पाठ समाप्त होता है। आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद।